दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 7, ठीक है। टॉपिक है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक है। यानी अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। याद रखें दोस्तों, ये आपका एनसीईआरटी इतिहास का क्लास 6 का 7th अध्याय चैप्टर 7 और टॉपिक है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। पूर्णतः इस टॉपिक का निचोड़ अगर आप देखते पूरा वीडियो तो आपको पता चलेगा कि जितना भी जो भी इसमें फैक्ट था उन सारे को ले लिया गया है। अगर इस टॉपिक से किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आपको छूटेगा नहीं, चाहे घुमा के पूछे सीधा अगर पूछे। तो आप पूरा वीडियो को देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए आगे एक सब टॉपिक के रूप में है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम लोग राज्य और साम्राज्य के बारे में भी जानेंगे कि राज्य किसे कहते हैं और साम्राज्य किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बातें हैं कि हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। कहने का मतलब है कि हमारा अशोक स्तंभ जो पैसे पे है, लिखा हुआ रहता है या उकेरा हुआ रहता है, दिखता है मुझे, वो उसका एक लंबा इतिहास है और सारनाथ से लिया गया है। एक ही पत्थर पे उकेरा गया था, उसमें 4 शेर है और राष्ट्र चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने ग्रहण किया। और तो उसकी एक लंबा इतिहास है। कहीं न कहीं अशोक ने दर्शाने की कोशिश किया कि समाज में शांति बनाए रखें, ठीक है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनका स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था? 2300 वर्ष पहले की थी। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक, ठीक है। तो अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता किया। कहा जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ने चाणक्य या कौटिल्य को अपमानित किया था। उसके बदले में बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या की और एक नए राजवंश स्थापना हुई जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलती है। यानी अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, ध्यान रखें किसकी पुस्तक है? कौटिल्य या चाणक्य की। इसमें राजनीति के बारे में लिखा गया है, ना कि इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बातें हैं साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। कहने का मतलब है कि मौर्य साम्राज्य में या उस समय राजधानी के रूप में पटना, पाटलिपुत्र और 2 और राज्य हैं, जो 2 और नगर हैं जो कि उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख नगर थे, ठीक है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने वाला मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाला रास्ते में पड़ता था। कहने का मतलब है तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया जाने वाले रास्ते में पड़ता था और दूसरी तरफ उज्जैन दक्षिण जाने के लिए रास्ते में पड़ता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से बताना चाहूँगा मैं कि राज्य साम्राज्य किस प्रकार अलग है। तो राज्य, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राट को राजाओं के तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। यानी इतना समझेंगे कि राज्य छोटा होता है और साम्राज्य राज्य से बड़ा होती है। साम्राज्य का मालिक राजा है और राज्य का मालिक राजा है और साम्राज्य का मालिक सम्राट है। इसलिए हम अशोक सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, जिसने एक साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। राज्य से बड़ा साम्राज्य होता है, ठीक है।
फिर साम्राज्य का प्रशासन कैसे चल रहा था, तो देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए इन्हें क्या किया, छोटे छोटे क्षेत्रों या प्रांतों में बांटा गया। तक्षशिला तथा उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। और ये जो प्रांतीय क्षेत्र था तक्षशिला या उज्जैन, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो भी शासन कर रहा था वो राजकुमार शासन कर रहा था। वहाँ का राज्यपाल राजकुमार होता है। कहा जाता है अशोक सत्ता ग्रहण करने से पूर्व उज्जैन का अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, और तक्षशिला में कौन थे, सुसीम थे। ठीक है, इसी प्रकार एक व्यक्ति का नाम और जुड़ रहा है, मेगास्थनीज। ध्यान रखेंगे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कि यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कि यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बातें हैं नजराना के बारे में, तो ध्यान रखेंगे नजराना और टैक्स में अंतर है। टैक्स समय पे लिया जाता है, समय पे इकट्ठा किया जाता है, लेकिन नजराना क्या होता है, नियमित रूप से नहीं बल्कि अनियमित रूप से कभी भी इकट्ठा किया जा सकता है। तो नजराना एक अलग बात है, टैक्स एक अलग बात है। टैक्स ध्यान रखेंगे कि टैक्स समय पे लेता है, इकट्ठा करता है, लेकिन नजराना समय पर लेने की कोई बातें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं कि अशोक साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक थे वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। ध्यान रखें दोस्तों कि आखिर अशोक ने अभिलेख लिखने की जरूरत क्या पड़ी। तो पहली बात तो अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है अशोक को ईरान से प्राप्त किया। ठीक है, ईरान के हकमनी शासकों से प्राप्त किया। और ध्यान इस बात का रखिएगा कि अशोक जो चाह रहे थे वो अपनी बात को कैसे रखता, जैसे आज की सरकार अपनी बात को हम तक पहुँचाती मीडिया के जरिए, खासकर प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके जरिए हम तक पहुँच जाता है। लेकिन उस समय ना प्रिंट मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना सोशल मीडिया था, तो कैसे पहुंचाता। तो अशोक ने अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेख लिखा, अभिलेखों में दर्ज करवाया, और उन जगहों पर उस अभिलेख शिलालेख या स्तंभ लेख को रखा गया जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार करके अशोक शिलालेख लिखने की कोशिश किया, लिखा भी। और अभिलेख जो लिखे अशोक ने, उसमें अधिकतर अभिलेखों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ आरामाइक लिपि का इस्तेमाल किया है और ग्रीक का भी, लेकिन आरामाइक लिपि और ग्रीक का, खरोष्टी लिपि का जो इस्तेमाल किया गया है, ये सारे के सारे हमारे पश्चिमोत्तर भारत में ये चीज़ें रखा गया है। वहीं पर सारे अभिलेखों में ग्रीक या आरामाइक या खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिलता है, क्योंकि जब हम उत्तर भारत की तरफ आते हैं तो यहाँ पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध, आपको पता है दोस्तों, अशोक ने विधिवत रूप से 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक किया था, और इसके 8 साल बाद 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था। तो कलिंग था कहाँ, उड़ीसा के कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में यह युद्ध अशोक राजा बनने के 8 साल बाद लड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखें, इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और लाखों लोग मारे गए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि अशोक के मन द्रवित हुआ और कहा कि अब मैं युद्ध नीति नहीं, अब मैं धम्म नीति का इस्तेमाल करूंगा। यानी कहने का मतलब है भेरी घोष के जगह में धम्म घोष की बात किया। अशोक ने अपनी अभिलेखों में इस बात की चर्चा किया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं धम्म नीति का पालन करूंगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, अशोक का धम्म क्या है, तो अशोक का धम्म कुछ भी नहीं है, सारे धर्मों का सार है। ठीक है, कहने का मतलब है अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। यानी कहने का मतलब है अशोक ने जिस धम्म को चलाएं उस धम्म में
किसी देवता की पूजा या किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं था। ठीक है, अशोक का ये मानना था कि जिस प्रकार पिता अपने बच्चों को अच्छा निर्देश देता है, मैं भी अपने प्रजा को उसी प्रकार उसी कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है, तो मैं भी अपनी प्रजा को उसी प्रकार निर्देश दें। वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। उन्हें धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश के स्थान पर शिलालेख और स्तंभलेख पर खुदवाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने शिलालेख और स्तंभलेख का जरिया बनाया और पहुंचाया भी। अशोक ने धम्म के विचार प्रसारित करने के लिए क्या किया, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजा और उन्होंने सड़क बनवाए, कुआं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों में चिकित्सा का भी व्यवस्था किया। अन्यत्र की वाली बात है, तो अन्यत्र में ध्यान रखेंगे मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने चीन का दीवार का निर्माण शुरू किया। ठीक है, तो क्यों किया, तो इसलिए किया कि उनका उद्देश्य था उत्तरी पश्चिमी सीमा के पशुपालकों को रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी इसकी ऊपरी हिस्सा सड़क जैसी चौड़ी है। ठीक है, हर 100-200 मीटर की दूरी पर एक निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका एनसीईआरटी का हिस्ट्री का 6th क्लास का 7th अध्याय। हम आपके पास अगले वीडियो में मिलते हैं और वो होगा आपका 8वां अध्याय। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।